Dear students, welcome back to Sankalp Competitive Classes. Myself Ghazala Noor, I am a PhD scholar from Jammu University and I am going to teach you here regarding the contract of laws, which is your second topic of your second unit regarding the syllabus of CUET 2023. So let's begin with the lecture of the contract of laws. So सबसे पहले जो आप लोग का इसमें आता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट हर एक बंदे का जो आप लीगल तौर पे कर रहे हैं या किसी भी चीज से रिलेटेड रिगार्डिंग योर डे टू डे लाइफ, जो मैंने आप लोगों से पहले भी बोला था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपकी डे टू डे लाइफ में भी आता है। आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, आप कहीं पे कोई चॉकलेट खरीद रहे हैं, वो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट में आता है। आपकी कोई प्रॉपर्टी भी है, अगर किसी को ट्रांसफर कर रहे हो वो भी कॉन्ट्रैक्ट में आता है। जब तक दोनों पार्टी साइन नहीं करती, दोनों पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता, तब तक वो सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह से नहीं आएंगी, वो सारी चीजें आप लोग कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो हम पढ़ते हैं वो दैट इज अ फॉर्म ऑफ सिविल लॉ। और सिविल लॉ में हम क्यों लाते हैं, क्योंकि जितनी भी चीजें प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती हैं या कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होती हैं वो आपका सिविल नेचर का होता है, ठीक है। The chief component of the contract law in India is the Indian Contract Act of 1872. 1872 में आपका एक्ट बना, which was came into act enacted in the 1872। तो तभी हमारा जो एक्ट है उसका नाम आ गया Indian Contract Act of 1872 and it came into force on 1st September 1872। ठीक है, जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉज हैं या आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी लॉज आते हैं वो हम इंडिया के जो कानून है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। ठीक है, हम इसी एक्ट के थ्रू या इसी लेजिस्लेशन के थ्रू आपकी कॉन्ट्रैक्ट लॉज को आगे चलाते हैं। आपके जितने भी प्रोसीजर फॉलो होते हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही अंदर आते हैं। द नॉलेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज इनडिस्पेंसिबल टू एवरी लॉ स्टूडेंट। ठीक है, तभी बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो इनडिस्पेंसिबल है, वो हर एक लॉ स्टूडेंट के लिए इनडिस्पेंसिबल माना गया है, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल एज द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, and this subject you will definitely study in your first and second semester also. The Contract Act of 1872 provides the legal framework। जो मैंने अभी बोला कि जो भी रूल्स रेगुलेशन या प्रोसीजर जो भी हम फॉलो करते हैं उसका सब कुछ प्रोविजंस आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही दिया हुआ है। फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रेड बिजनेस या कोई भी कमर्शियल रिलेशंस जो हम बनाते हैं वो सारे के सारे प्रोविजंस आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही दिए हुए हैं। जितने भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो भी आपके इसमें दिया हुआ है कि किस तरह से आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है या किस तरह से आपका कॉन्ट्रैक्ट उन सारी चीजों में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, चले जी पढ़ते हैं अब आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लॉज। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज अ बॉडी ऑफ लॉ दैट गवर्न्स और एनफोर्स करता है, इंटरप्रेट्स करता है वो वाले अग्रीमेंट जो अग्रीमेंट आपके रिलेट हो एक्सचेंज ऑफ गुड्स का जरूरी है, सर्विसेज की जरूरी है, प्रॉपर्टीज की जरूरी है और मनी। अब यहाँ जो मैंने आपको चीजें बताई हैं ये सारी चीजें आपकी कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं। डेफिनेटली इससे पहले का जो लेक्चर था प्रॉपर्टी वो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में तभी आएंगी अगर वहां पे दो या दो से ज्यादा चीजों के बारे में बात हो रही होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ एन अग्रीमेंट बिटवीन which was made between two or more people or business entities in which there is a promise to do something in return for या advantage लो, तब वो सारी चीजें आपकी लीगली बाइंडिंग में आ जाती है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज द सेंटर ऑफ मैनी बिजनेसेस डीलिंग। Anyone entertaining into contract
शुड दैट फॉलिंग अबाइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या इवन बाय मिस्टेक कुड रिजल्ट इन अ सीरियस प्रॉब्लम्स। किसी को कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है या किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है या कोई भी चीज आप इस तरह से डील करते हैं कि जिसमें आप लोगों का एडवांटेज हो, या कोई भी ऐसे बायर और सेलर के बीच में भी आपके गुड्स हो रहे हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे ए पार्टी ने बी से कहा कि मैं तुम्हें 50,000 रुपीज दूंगा जब तुम ये गुड्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, इस डेट पे किसी थर्ड पार्टी को प्रोवाइड करो या किसी एक चीज पे प्रोवाइड कर दो। तो वहां पे ए पार्टीज भी आ जाती है, गुड्स की भी बात आ गई, कंसिडरेशन की भी बात आती है। तो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट के जो वैलिड एसेंशियल्स हैं वो सारी चीजें, अब ये वैलिड एसेंशियल्स नाम की कोई चीज तो है, पर है क्या जिसके जरिए आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स फॉलो हो रहे हैं, या बिजनेस के बीच में भी फॉलो हो या पार्टीज के बीच में, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो दो पार्टीज को बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे बनाती है, ठीक है। वो आपकी चीजें आ जाती हैं। जैसे सबसे पहली बात, इसमें आप लोगों को पढ़ना है कि एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ है और एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या होता है और एक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट लॉ गवर्न्स द लीगलिटी ऑफ द पार्टीज, या कोई भी अग्रीमेंट को जो लीगलाइज करे, या कोई भी जो लीगल तौर पे दो पार्टीज के बीच में मेड की है कोई भी अग्रीमेंट, टू या मोर पार्टीज होनी चाहिए, व्हेन देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ इंटेंडेड टू टेक प्लेस, या कोई भी ऐसा नियरली बिजनेस हो, ट्रांजैक्शंस हो जो कॉन्ट्रैक्ट को बनाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आ जाता है। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट लॉ के तहत है तो वो लीगल वाला है, लीगलाइज है, ठीक है, इतना क्लियर है। फिर है सच कॉन्ट्रैक्ट्स इवन इफ मेड बाय अ वर्बल अग्रीमेंट। आप लोग अग्रीमेंट जो होती है वो वर्बली भी होती है। बेसिकली इसका मेन फीचर्स यही है कि वो आगे वाले बंदे तक एक कम्युनिकेट हो सके, ठीक है, उस दूसरी पार्टी के एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंच सके। मीन्स वर्बली भी पॉसिबल हो सकता है आपका अग्रीमेंट, आर लीगली एनफोर्सेबल, ठीक है। हमारे लॉज ने एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए एक जरूरी जो रखा है, कुछ एसेंशियल वैलिडेशंस रखे हैं, तो उन सब चीजों में आपका एग्रीमेंट भी आता है। अग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, और ये वर्बली भी हो सकती है। इसका मेन मोटिव है कि वो कम्युनिकेट हो जाए, एक टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के जरिए भी आप लोग अपना अग्रीमेंट कर सकते हैं, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉज में आ जाते हैं, ठीक है। Obligation to fulfill the terms of the agreement which has already been created. Anytime an individual can make the agreement if the business is regarding, या अदर कोई भी ऐसी एंटिटीज हो जिससे वो अग्री करे टू टेक अ एक्शन और टू मेक एनी एक्सचेंज या पेमेंट, या कोई भी ऐसा वैल्यू, समथिंग ऑफ वैल्यू जिसकी वैल्यू हो, कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन क्रिएटेड। एग्जाम्पल के तौर पे such agreement in business including bills of sales या purchase of any orders या employment agreements जो भी है, वो सारी की सारी चीजें आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉज में आते हैं। अब बात होती है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है तो लॉ क्या है। लॉ मीन्स ये सिंपल लॉज, ठीक है, मीन्स अग्रीमेंट होगा, वर्बली भी हो सकता है, टेलीफोनिक भी हो सकता है, मीन्स यही है कि कम्युनिकेट होना चाहिए, अग्रीमेंट बनना चाहिए, और अग्रीमेंट में एक्सचेंज ऑफ गुड्स होने चाहिए कि हाँ मैं तुम्हारे अग्रीमेंट ले सकता हूँ अगर तुम इसके बदले मुझे पैसे दो, और तुम्हारे गुड्स जितने भी है, तुम्हारा जितना भी सामान है वो तुम तक पहुंच जाएगा। दो पार्टीज आ गई, ठीक है। फिर बात आती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 डिफाइन द टर्म contract under section 2H an agreement which is enforceable by law। एक्ट के जरिए आप एक प्रॉपर तरीके से, मींस स्टेप बाय स्टेप बता सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है। कॉन्ट्रैक्ट का जो डेफिनेशन दी हुई है इस एक्ट के थ्रू, वो सेक्शन 2H में दी हुई है कि एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ।
अब बात आती है अग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट कॉन्ट्रैक्ट इज एनीथिंग दैट इज एन अग्रीमेंट एंड विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ ऑफ द लैंड। तो दैट मीन्स दिस इज कनेक्टेड टू द दिस थिंग्स, ठीक है। दिस डेफिनेशन हैज टू मेजर एलिमेंट्स, दैट इज वन अग्रीमेंट जो मैंने आपको बोला, और दूसरा एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ मीन्स जो लीगली बाउंड हो, इलीगल नहीं हो, जो लीगलाइज करता है, विच वॉज गवर्न बाय द लीगैलिटी ऑफ द लॉ, ठीक है। अग्रीमेंट हो जाती है, अग्रीमेंट विल बी डेफिनेटली इन बिटवीन द टू पार्टीज। कोई ऐसे इंटेंशन हो या कोई ऐसे काम पे कि तुम ये काम करो तो मैं तुम्हें इसके बदले ये पैसे दूंगा या कुछ, हमेशा इसमें कंसिडरेशन की बात होती ही होती है। एक कॉन्ट्रैक्ट आपका हर जगह हो सकता है, बट अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हर चीज में कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसलिए आप लोगों का जो एक लाइन है पूरे कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कि दैट ऑल अग्रीमेंट्स कैन बी अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट अ अग्रीमेंट, मतलब ये कि कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट नहीं हो सकता, लेकिन सारे के सारे अग्रीमेंट्स आपके कॉन्ट्रैक्ट से डील करते हैं। In order to understand this contract in the light of Indian Contract Act, so we need to more definition, we need to more understand, तो जो मैं आप लोगों को इसमें आगे बताने जा रही हूँ। चलें जी, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के जब तक एलिमेंट्स नहीं पता चलेंगे तब तक आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग नहीं पता चलेगी। तो एलिमेंट्स जब आपके पूरे टुकड़े टुकड़े आ जाते हैं तो डेफिनेशन के उन्हीं टुकड़ों से भरकर आ जाता है, ठीक है। जैसे ये इंग्रेडिएंट्स है कॉन्ट्रैक्ट्स के, 6 एलिमेंट्स है। नंबर 1 कॉन्ट्रैक्चुअल ऑफर। अगर आप किसी के साथ कोई भी ऑफर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले उसको ये बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हैं या कोई भी बायर या सेलर को लेके अगर लेंगे, तो उसमें ये आ जाता है कि वो हमें कोई चीज खरीदनी है। सपोज ए पर्सन ने बी से बोला कि मुझे चॉकलेट के एक बॉक्स 10 बॉक्सेस चाहिए, खरीदना है। उसने उसको ऑफर दिया, तो आगे वाले ने अगर एक्सेप्ट कर लिया कि ओके मैं तुम्हें 10 बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट्स देने के लिए रेडी हूं, दैट मीन्स ऑफर दे दी और उसने एक्सेप्ट कर ली, दो पार्टीज भी आ गई, दोनों पार्टीज के बीच में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है, मान लिया। फिर उसके बाद होती है कि अब तुम मुझे चॉकलेट्स तो दोगे, लेकिन 10 बॉक्सेस का चॉकलेट्स का वो हिसाब लगाता है जैसे 10K, ठीक है। वो अपनी तरफ से तो नेगोशिएट करेगा, वो आपका अलग चीज आती है। सपोज कि उसने 10K में ही रेडी कर दी, कम्युनिकेट हो गया, ऑफर हो गया, उसने मान लिया, कंसिडरेशन की बात आ गई, मीन्स पैसों की भी बात आ गई, एक्सेप्टेंस हो गई। अब बात आती है लीगल भी है, इसमें कोई जुर्म तो नहीं है अगर कोई 10 बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट्स खरीदना चाहता है, बियॉन्ड द लॉ भी नहीं है, लीगल गुड्स ही है और कुछ भी नहीं। कैपेसिटी की बात आती है। अब बात आती है जो कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहता है, जो गुड्स प्रोवाइड करना चाहता है। पर्सन ए मीन्स बायर, अगर उसके पास कैपेसिटी है कि वो साउंड माइंड है या उसने 18 साल क्रॉस कर चुका है या जो वो बेचना चाहता था 10 बॉक्सेस वो उसके ऑनर में है, उसका ऑनरशिप उसके पास है, उसके पास वो कैपेबिलिटी है, या वो 10 चॉकलेट्स के बॉक्सेस है भी या नहीं, वो नेचर में है ट्रांसफर मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के मतलब आगे बढ़ाने की कि नहीं, ठीक है। वो सारी चीजें कैपेसिटी में आ जाती है। म्यूचुअली मीन्स फ्री कंसेंट, इसके पास किसी दबाव में आके तो नहीं कर रहा वो कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कि भाई जबरदस्ती है, मुझे 10 बॉक्सेस खरीदने ही है कहीं ना कहीं से, मेरे को प्रेशराइज है वगैरह, वो सारी चीजें नहीं। तो इन्हीं सारी एलिमेंट्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जाम्पल के तौर पे। एक कहानी मैंने आपको बता दी कि एक पर्सन को 10 बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट्स बेचने हैं, आगे वाले को उसने मान लिया,
फिर कंसिडरेशन की बात हो गई, ठीक है, पैसों की भी बात हो गई, दो पार्टीज की भी बात हो गई, फिर ये लीगल है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई ऑफेंस नहीं है, 10 चॉकलेट्स अगर आप दे रहे हो किसी को, ठीक है। अब जो इलीगल की बात आती है वो यही आती है, जैसे स्मगलिंग का बिजनेस कोई कर रहा है, या ऑरेंजेस की बॉक्सेस में कुछ और बेच रहा है। आगे वाले बंदे को तो यही था कि ऑरेंजेस ही आए हैं इसमें। ज्यादातर आप लोगों ने बहुत बारी देखा होगा, बहुत सारे डिस्प्यूट्स जो हो जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट तो किया होता है कि 100 बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस है, तो कुछ और मिल जाते हैं। उन केसेस में बहुत सारे डिस्प्यूट अराइज होते हैं, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वहां भी लगता है। ट्रेड बिजनेस में ये ज्यादा यूज होता है, क्योंकि वहां पे ट्रेड और बिजनेस इतने उसमें गुड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो गुड्स आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वो भी आ जाते हैं उसमें, तो तभी आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। आजकल के जरिए में, आजकल की दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट लॉज ही बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। अब ये एक एक करके पढ़ते हैं, जिसके जरिए आप लोग को बहुत ही इजी वे में समझ आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ऑफर। ऑफर की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो ऑफर क्या है आपका? किसी बंदे को, किसी आगे वाले बंदे में कुछ ऐसी बात रखना, टू बी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर समथिंग ऑफ वैल्यू। आप अगर ऑफर रख रहे हैं किसी के पास कि मैं 100 बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट्स बेचना चाहता हूँ 1000 रुपीज में, या 1 लाख में, या एक बॉक्स की कीमत मैं इतना रखने जा रहा हूँ, वो सारी चीजें आप एक ऑफर कर रहे हैं किसी को कि इफ एनी वन इज विलिंग टू टेक द 100 बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, किस हिसाब से आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। बेसिकली आपके जो ऑफर है वो आप पैम्पलेट्स के जरिए भी दे सकते हैं, वो आप अखबार में भी पब्लिश करवा सकते हैं, या जैसे आप लोगों ने देखा होगा माइक्स पे भी अनाउंसमेंट होती है। बहुत सारे विलेज में ज्यादातर जो ऑफर होते हैं वो लाउड स्पीकर्स पे भी किए जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ऑफर आपके कम्युनिकेट होना जरूरी होता है। व्हेन ऑफर इज कंप्लीटेड, जब आगे वाले बंदे तक वो कम्युनिकेट हो जाए। ऑफर इज मेड व्हेन यू आर विलिंग टू मेक सम ऑफर टू फॉर सर्टेन गुड्स, ठीक है। गुड्स हो या कोई भी कॉमर्शियल दवाइयां हो या कुछ भी। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, वो आप लोगों ने देखा होगा, बाय वन गेट वन का। तो वो भी मेन क्या होता है कि कम्युनिकेट हो सके आगे वाले बंदे तक। ऑफर का जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है कम्युनिकेशन, ठीक है। ऑफर तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक आगे वाले बंदे पे, या अगर आप जनरल पब्लिक के जरिए को ऑफर कर रहे हैं कुछ, वो भी उन तक पहुंच जाना चाहिए। आप इसमें द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज अ टेलीफोनिक, स्टैंडिंग, लाउड स्पीकर्स, ठीक है, या पैम्पलेट्स, पब्लिशिंग, इन सब जरियों से। जैसे एडवर्टाइज भी कर सकते हैं आप, वो भी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मीन्स ऑफ ऑफर है, ठीक है। ठीक है, इतना हो गया, ऑफर कंप्लीट है। फिर बात आ जाती है एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस होगी, ऑफर तो आपने दे दिया, एक्सेप्टेंस के लिए क्या क्या जरूरी है? एक्सेप्टेंस इज द अग्रीमेंट ऑफ अदर पार्टी टू द ऑफर प्रेजेंटेड, ठीक है। एक्सेप्टेंस एक अग्रीमेंट है, जिस तरह से एक पर्सन ने दूसरे पर्सन तक कुछ ऑफर रखा है, फिर ये इसके लिए आ जाता है कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही रखा है तो इसको अपनी एक्सेप्टेंस बतानी होती है। जैसे पहले आपके पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लेटर थे, अगर या टेलीग्राम थे। अगर ए ने लिख दिया कि इफ आई डिड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड विद इन दिस डेट, लाइक 15 तारीख तक अगर मुझे तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मैं समझूंगा तुम्हें ये एक्सेप्ट नहीं है। अगर 15 तारीख से पहले मेरे पास तुम्हारा कोई लेटर या रिस्पॉन्स आ गया, तो दैट मीन्स तुम्हें ये ऑफर एक्सेप्ट है, ठीक है। तो कभी कभार डिस्प्यूट इन पे भी हो जाता है कि कभी कभार जो ऑफर होता है वो उसका टाइम लिमिट
क्रॉस कर जाता है और ये अज्यूम कर लेता है कि इसने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अगर उस पर्टिकुलर पैम्पलेट पे ये लिखा होता है कि अगर तुम्हारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम ये एक्सेप्ट में ला सकते हैं। ठीक है, फिर बात आ जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट, द मेथड ऑफ सिग्नलाइज द एक्सेप्टेंस इज लेफ्ट ओपन। While in many contracts, both parties add their signatures to demonstrate their agreement to the terms, and others assume their acceptance of the offer to be made when one या both the parties perform their own duties on their contract. ठीक है, एक एक्सेप्टेंस को क्लैरिटी के हिसाब से दोनों की तरफ से ये होना चाहिए कि दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहे हैं। ठीक है, सिग्नेचर अगर दोनों ने कर लिया दैट मीन्स दोनों की तरफ से, मीन्स एक ने ऑफर दिया और दूसरी पार्टीज की तरफ से आपका एक्सेप्टेंस आ ही गया है। पहले जब भी कोई सिग्नेचर करता था तो दैट मीन्स ही और शी एक्सेप्ट द ऑफर। ठीक है, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि आप उस प्रपोजल को, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें फिर बात आ जाती है कि बाय whom, बाय हाउ, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है एंड द मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, ठीक है जी। अब बात करते हैं आपके अदर एलिमेंट्स रिगार्डिंग द वैलिडेशन ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे कंसिडरेशन की। कंसिडरेशन बेसिकली मनी से रिलेटेड होता है आपका सारा, जितनी भी मॉनिटरी रिलेशंस है या मनी, तो वो आपकी कंसिडरेशन में ही आती है। ठीक है, इसमें क्या बात आ जाती है आपकी, ऑल द पार्टीज टू एनी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट प्रोवाइड द अदर पार्टी समथिंग ऑफ द वैल्यूज। जरूरी नहीं है कि आप कंसिडरेशन में सिर्फ मनी रखें, बट हाँ कोई भी ऐसी वैल्यू भी रख सकते हो जिससे आपको पता चले कि आपने ऑफर एक्सेप्ट किया और उस एक्सेप्टेंस के बाद कुछ कंसिडरेशन रखा, तो कंसिडरेशन के बेस पे आप उसकी वैल्यू रखते हो। विच एंटाइसिस द अदर पार्टी टू एंटर इनटू द अग्रीमेंट, कुछ ऐसा अट्रैक्ट करने की कोई ऐसी चीज रख देते हैं ताकि आगे वाली पार्टी आपकी तरफ से वो अग्रीमेंट के लिए तैयार हो सके। द समथिंग ऑफ द वैल्यू which refer to as a consideration and it does not necessary to need to be a money। जो मैंने अभी बोला कि कंसिडरेशन का मीन समथिंग टू बी अ वैल्यू, जरूरी नहीं है कि मनी कैश के हिसाब से ही हो। फॉर एग्जाम्पल, Paul agreed to give Nancy his above ground swimming pool in exchange of daycare service in her home। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। इन एक्सचेंज ऑफ मीन्स उसका वो एक, इन एक्सचेंज ऑफ मीन्स समथिंग फॉर द वैल्यू, ये यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू लगा रहा है कि अगर तुम अग्री हो जाती हो तो फिर ये है कि तुम उसके बदले, मतलब उसके बदले, किसके बदले, स्विमिंग पूल के बदले उसको क्या करना पड़ेगा, डे केयर सर्विस देनी पड़ेगी उसके घर पे। ठीक है, मतलब इसमें दो पार्टीज आ गई, नैन्सी और पॉल। इसमें गुड्स क्या आ गए आपके कि भाई अबव है स्विमिंग पूल, और कंसिडरेशन में उसका क्या करना है, कंसिडरेशन में ये है गुड्स का, ये है, ये काम है उसका। ठीक है, इतना क्लियर है कंसिडरेशन का। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर ए पार्टी ने बी को बोला कि तुम 100 चॉकलेट्स के जो बॉक्सेस है वो सी तक पहुंचाओ, बदले में मैं तुम्हें 5K दूंगा। अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है तो दैट मीन्स इनके बीच में अग्रीमेंट हो गया। ए पार्टीज भी आ गई, कंसिडरेशन 5K आ गया, गुड्स क्या आ गए, चॉकलेट्स। ठीक है, सी तक पहुंचाओगे, जब ये कंप्लीट कर लेगा उसके बाद इसकी सारी फॉलोइंग अदर जितने एसेंशियल्स है वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब इसमें बात आती है सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी की। सर्टन चीजें तो वही होगी जो पॉसिबल हो सकता है, अनसर्टेनिटी ये है कि मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करूंगा, जैसे मैंने प्रॉपर्टी लॉ में भी आपको बोला, कॉन्ट्रैक्ट भी वही है सेलर और बायर के बीच में,
ये प्रॉपर्टी तुम मुझे तब तक नहीं दोगे या मैं तुम्हें तब तक नहीं दूंगा जब तक तुम 25 लाख रुपए 25 साल तक ना जमा कराओ। ठीक है, सर्टेनिटी है। जैसे ही तुम 18 साल के हो जाओगे तो ये चॉकलेट्स के बॉक्सेस तुम तक पहुंच जाएंगे, सर्टेनिटी है उसमें। आप कोई अनसर्टेनिटी रखेगा कि जब तक बारिश नहीं होगी, जब तक दूसरी हवाएं ऐसी नहीं चलेंगी या कोई भूकंप ना आ जाए, वो अनसर्टेनिटी है, उसमें आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट रख सकते हो। ठीक है, क्वासी मीन्स 50-50 आ जाता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वो सारी चीजें आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी आती है, लेकिन आपके कुछ बुलेट्स पॉइंट्स मैंने यहाँ रखे हैं जो आपके सिर्फ और सिर्फ 12th बेस पर ही जो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चले जी अब बात करते हैं फ्री कंसेंट की। फ्री कंसेंट का मतलब यही होता है कि म्यूचुअली, आपसी में, मींस दोनों के रजामंदी से, कोई किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई किसी के डर के मारे कोई कॉन्ट्रैक्ट ना करे। वो सारी चीजें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी गई है आपके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द पॉइंट ऑफ योर एग्जाम एंड to clear the entrance and also during your LLB course also. ठीक है, under the doctrine of the mutuality, all parties must be willing and have a intent, means intention to perform their obligations जो उनकी ड्यूटीज है, या अगर किसी को गुड्स प्रोवाइड करने हैं, वो सारी चीजें अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम which they made. Without mutual intention, neither party would be bound to make any contract under the Contract Act. ठीक है, एडिशनली म्यूचुअली बाउंड के लिए ये बोला है कि इट रिक्वायर्स एनी कैंसलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी अग्रीड बाय ऑल द पार्टीज अगर इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, जैसे अगर 5 पार्टीज ने अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाया है पार्टी ए के साथ, ए पार्टी ने बी सी डी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, अगर इनमें से बी मान जाता है, सी और डी नहीं मानते, तो ऑब्वियसली ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसमें ये है कि सबकी बात, सबका फ्री कंसेंट होना जरूरी है। ठीक है, इतना क्लियर है। चले जी अब आगे चलते हैं। सबसे पहली बात, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को बनाने की कैपेसिटी क्या है, जो अभी तक आपने पढ़ा कि साउंड माइंड होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए, 18 साल से अबव होना चाहिए, एज ऑफ मेजॉरिटी विल बी प्रेफर बिकॉज माइनर लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, और अगर माइनर के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट रखता भी है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव या उसका गार्डियनशिप ही वहां साइन करेगा। ये बात आ जाती है मेजॉरिटी की। साउंड माइंड मीन्स होशो हवास में होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। जैसे कोई मेंटली उसको मतलब कोई डिस्प्यूट है या कुछ, कोई डिसेबल पर्सन है, उसको मेंटली से वो पूरा होशो हवास में नहीं है कि उसको समझ हो कि कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है, वो नहीं कर सकता। एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, मीन्स लॉ के बियॉन्ड जाके आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, इलीगली नहीं करना है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स नहीं होना चाहिए। तो वो मतलब ऐसा ना हो कि कोई किसी ने मर्डर करके कोई आया है, ठीक है, वो तो 7 साल की सजा या 14 साल की जितनी भी सजा होती है वो तो वो वहां चला जाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता। ठीक है, कोई भी ऐसा क्रिमिनल अटेम्प्ट किया हो जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्जेस लगे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता। जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये तस्वीरें भी बताई हैं, एक माइनर नहीं कर सकता, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ, और ये आ गया जो होशो हवास में या साउंड माइंड ना हो। ठीक है, बात आ जाती है यहाँ पे कॉम्पिटेंसी की। कॉम्पिटेंसी इज वन ऑफ द मेजर पार्ट फॉर द एसेंशियल या वैलिडेशन ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1887। ठीक है, ऑल द पार्टीज एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव अ लीगल कैपेसिटी, ठीक है, या कॉम्पिटेंसी टू डू सो। Each must be able to understand his legal liability, responsibilities under the contract, and this prevents someone from taking any advantage of minors from who are mentally incapacitable, as the individuals cannot legally enter into any enforceable contract. ठीक है,
ये वाला जो प्रोविजन है ये उनके लिए बनाया है ताकि उनको प्रोटेक्ट भी कर सके, क्योंकि बहुत लोग माइनर को एज अ लीगली तौर पे रख देते हैं ताकि वो लोग भी प्रोटेक्शन ले सके इस एक्ट के थ्रू कि दैट ही और शी इज अ माइनर एंड ही इज नॉट लीगली कॉम्पिटेबल फॉर द टू मेकिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इतना क्लियर है? चले, अब इसमें आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी CUET के एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे आपके ज्यादातर क्वेश्चंस एक इलस्ट्रेशंस मींस एग्जाम्पल के हिसाब से भी आ सकते हैं। तो एग्जाम्पल के हिसाब से उसको जानने की जरूरत पड़ती है कि भाई आपके जो लॉज है, जो कॉन्ट्रैक्ट लॉज है, अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस क्लियर हो जाए तभी उनके बीच में अग्रीमेंट होगा। ठीक है, फिर उसकी बात आती है कि एनफोर्सेबल बाय लॉ, उसका क्या मतलब है। चलो अग्रीमेंट बन गया, ऑफर और एक्सेप्टेंस हो गई, अग्रीमेंट बन गया, फिर बात आती है कि कॉन्ट्रैक्ट बना कि नहीं, जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है उसका क्या मतलब है। ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एक्सेप्ट aspect of the definition, that what is the present in the act. Suppose you agree to sell a bike of the 30,000 rupees to your friend. ठीक है, can you have a contract for this? सोचो ना, लाइक अगर आप लोग अपनी बाइक बेचना चाहते हैं, क्या इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया? वेल, इफ यू फॉलो द स्टेप बाय स्टेप यू कैन see that what kinds of agreement you should to have to make the promise with your friend. ठीक है, इट बिकम अग्रीमेंट जब आप उसको बोलते, कोई भी प्रॉमिस लेते हैं कि भाई तुम मुझे अपनी बाइक दो, मैं तुम्हें 30,000 रुपीज दूंगा। ठीक है, बट इन ऑर्डर टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट एज पर द डेफिनेशन ऑफ द एक्ट, द अग्रीमेंट हैज टू बी लीगली एनफोर्सेबल। लीगली एनफोर्सेबल मीन्स दोनों का साइन, दोनों के पार्टीज, अगर वो ओरली हो गया है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो प्रॉमिस कर दिया कि भाई तुम 30,000 दोगे तो मैं तुम्हें अपनी बाइक दूंगा। ठीक है, उसमें जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन लीगली एनफोर्स करने के लिए both the parties have to come in contract with the कनेक्शन ऑफ द सिग्नेचर, पार्टीज के नाम होंगे, वहां पे कंसिडरेशन लिया जाएगा, गुड्स हो गया आपकी बाइक। ठीक है, वी कैन से दैट फॉर एन अग्रीमेंट टू चेंज इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एज पर द एक्ट इट मस्ट बी गिव राइज टू अ लीड ऑफ द लीगल ऑब्लिगेशंस। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एक्सेप्टेड प्रपोजल, उसको जिसको हम अग्रीमेंट कहते हैं, और एनफोर्सेबल लॉ मीन्स जो हमारे इसमें डेफिनेशंस में दी हुई है। ठीक है, ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट होते हैं लेकिन अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। वो एग्जाम्पल के तौर पे यही है कि हमने अग्रीमेंट तो कर लिया लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में कैसे आया। कॉन्ट्रैक्ट तो तभी आएगा ना जब आप एनफोर्स करो उसको लॉ के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे बढ़े। फ्री कंसेंट तो मैंने आप लोग को अभी बता दिया है, इससे मैंने फ्री कंसेंट और सिंपल कंसेंट उसका क्या मतलब है। फ्री कंसेंट जो आपका एक वैलिडेशन या एसेंशियल पॉइंट है टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट, और ये आपके सेक्शन 10 में आता है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, कंसेंट का मतलब होता है टू और मोर पर्सन आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग। दोनों चीजें एक ही चीज पे कंसेंट हो गई, दोनों की कंसेंट हो गई। ठीक है, फ्री कंसेंट होता है, कंसेंट इज सेड टू बी अ फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्जन, या कोई धोखेबाजी, या कोई भी ऐसा अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंट करना किसी को, या कोई भी ऐसा मिस्टेक। ठीक है, फ्री कंसेंट का मतलब ये होता है कि अगर कंसेंट है, 50,000 की बात हुई है तो ओके 50,000 ही हो गई। ठीक है, फ्री कंसेंट का मतलब होता है, फ्री कंसेंट उसमें देना पड़ता है जहां पे ऐसा ना हो कि कोई किसी को फ्रॉड में कर रहा है, मिसरिप्रेजेंट कर रहा है। वही ऑरेंजेस की बात हुई तो कुछ घास फूस वगैरह दे दिया, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, तो वो फिर उस पर स्यू कर सकता है, क्लेम कर सकता है किसने ऑरेंजेस की बात करी थी। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है गुड्स, गुड्स को डिफाइन नहीं किया कि व्हाट काइंड ऑफ गुड्स, उसने तो घास डाल दी और उस बंदे ने
मिस्टेकली या अच्छे से नहीं सुना, तो उसने क्या सुना, ऑरेंजेस, ठीक है, वो सारी चीजें भी मिस रिप्रेजेंट कर सकती है। तो उस वो सारी चीजें आपके फ्री कंसेंट में आ जाता है। और कंसेंट तो सिंपल है कि लेन देन की बात होगी, हाँ ओके खत्म, ठीक है। चले जी, अब आगे चलते हैं। कंसिडरेशन भी आपकी बहुत सारी टाइप्स की होती है। कंसिडरेशन नीड नॉट बेनिफिट द प्रोमिसर, मे बी एग्जीक्यूटेड, जाहिर सी बात है, एग्जीक्यूट नहीं होगा मीन्स जब तक उसको पैसे नहीं मिलेंगे वो कैसे काम करेगा, या ये बोले कि तुम्हारे काम करने के बाद तुम्हें पैसे मिलेंगे। मस्ट बी पास्ट, ठीक है, फ्यूचर में अगर हुआ कि भाई जब तुम ये काम करोगे मैं तुम्हें इस टाइम पे पैसे दूंगा, ठीक है। पास्ट पे नहीं होना चाहिए कि भाई तुमने ये काम किया था। मस्ट बी सफिशिएंट, जितना बनता है उतना सफिशिएंट होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी को एक्स्ट्रा मिल गया या किसी को कम मिल गया, वो भी नहीं होना चाहिए, वो फ्रॉड में आ जाएगा। भाई तुमने मेरे से इतने की बात करी थी, तुमने मेरे को हाफ पेमेंट करी है वगैरह। कंसिडरेशन मीन्स द वैलिड कंसिडरेशन मस्ट बी द एसेंशियल एलिमेंट of the contract and these should be treated as a consideration, can be promised not to sue, ठीक है। मस्ट बी ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, या अगर आप जो मैंने पहले बोला समथिंग वैल्यू मीन्स उससे उसका भला होना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा नहीं रख दिया कि उसने तुम्हारा कोई काम किया है तो तुमने उसके बदले उसको लकड़ी की कुछ प्रोवाइड कर दी जिसका उसको कोई जरूरत नहीं है। अनपढ़ इंसानों को काम करवा रहे हो और आपने उनको एक बुक्स प्रोवाइड कर दी, उसको इकोनॉमिक वैल्यू की जरूरत होनी चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर है। चले जी, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ लीगल टर्म्स बताई हैं जिससे आप लोगों को पता लगेगा लीगल टर्म्स, हाउ टू यूज द लीगल टर्म्स इन योर डे टू डे लाइफ, इवन हाउ टू रीड द सब्जेक्ट ऑफ योर लीगल वे। ये वाले कुछ वर्ड्स हैं जो आते ही रहते हैं जिसके जरिए बच्चों को ये पता लगता है कि हमें लीगल टर्म्स को किस तरह से यूज करना है और लीगल टर्म्स हमें कहाँ पे कब कौन सा वर्ड यूज करना है, ठीक है। बाइंडिंग का मतलब होता है फाइनल, हैविंग पावर टू बाइंड और ऑब्लाइग, इम्पोजिंग ऑन द ऑब्लिगेशंस। लॉ सिविल लॉ सूट का मतलब होता है कोई भी लॉ सूट जो हम किसके सामने ब्रॉड करते हैं, कोर्ट के सामने। व्हेन एक पर्सन क्लेम करता है अगर उसका कोई लॉस हुआ है या उसका गुड्स का डैमेज हुआ है या उसका कुछ डैमेज हुआ है तो वो लॉस फाइल कर सकता है, मीन्स लॉ सूट फाइल करता है। कॉन्ट्रैक्ट का तो मतलब यही होता है अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज, ठीक है। पार्टीज की बात आ गई। विच अ प्रॉमिस इज मेड टू डू समथिंग, मतलब कुछ काम करने का, इन अ रिटर्न ऑफ वैल्यूएबल बेनिफिट। कंसिडरेशन आ गई, अग्री करते हैं मीन्स फ्री कंसेंट भी आ गया, अग्रीमेंट भी आ गया, ठीक है, ये सारी चीजें। प्रॉमिस की बात आ गई मीन्स प्रपोजल और ऑफर भी आ गया, भाई ऐसे होगा। फिर बात होती है आपकी जूरिसडिक्शन की। जूरिसडिक्शन क्या होता है, जो मैंने जुडिशरी में भी बताया कि जूरिसडिक्शन मीन्स एरिया, द लीगल अथॉरिटी टू हियर द लीगल केसेस which make judgments and the geographical region of the authority to enforce the justice, ठीक है। geographical region की बात आ गई तो ये टेरिटोरियल की बात आ गई, एरिया की बात आ गई। फिर बात आती है लीगली बाइंडिंग। यहाँ पे तो बाइंडिंग क्या हो गई, लीगली बाइंडिंग होता है कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जो लिखित में हो एंड वॉज एनफोर्सेबल बाय लॉ। मीन्स अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं एज अ लीगली बाइंडिंग 1887, ठीक है, 1887 का jurisdiction, contract, lawsuit and binding. These are the very important terms for the legal point of view. I made some questions for you कि जिससे आपको ये पता चले कि हम किस तरह से क्वेश्चंस ला सकते हैं। अ पर्सन ए अग्रीज टू सेल हिज हाउस टू अ पर्सन बी, अग्री कर रहा है कि वो बी को सेल करेगा हिज हाउस, ठीक है। पर्सन ए पर्सन बी, दो पार्टीज आ गई, सेल हिज हाउस, गुड्स भी आ गए फॉर 50 लाख, कंसिडरेशन भी आ गया। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज की एग्जाम्पल हो गई है,
क्या सब मैंने इसमें आंसर में बताया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है? किस चीज की एग्जाम्पल आ गई है? कॉन्ट्रैक्ट की आ गई, अग्रीमेंट की आ गई ना? कॉन्ट्रैक्ट है ना अग्रीमेंट है। व्हाट वी नीड टू सी, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? सबसे पहले वी नीड टू एक्सेप्टेड द प्रपोजल। एक्सेप्टेड द प्रपोजल मीन्स अग्रीमेंट और एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये दोनों को मिला के बनता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, we have a accepted proposal by A as inferred from the phrase A agrees to sell B। सेल करना चाहता है मीन्स प्रपोजल रखा है इसने, बट वी नीड टू नो वेदर बी हैज मेड इट एक्सेप्टेड और नॉट। अग्रीमेंट उसने बनाया, क्या लिखा हुआ है? सो दिस इज नाइदर कॉन्ट्रैक्ट नॉर अग्रीमेंट एंड द आंसर विल बी सी, क्योंकि जब तक बी अपना एक्सेप्टेंस नहीं देगा, यहाँ पे आपका एक्सेप्टेंस मिसिंग है। तो आप लोगों के दिमाग में तो सबके दिमाग में आया होगा कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट, है ना? तो ये नहीं है। जब तक सारे के सारे आपके एसेंशियल वैलिडेशंस फॉलो नहीं होंगे तो तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? चले जी, और भी रखे हैं मैंने यहाँ पे। ए अग्रीज टू हेल्प बी बिल्ड हिज हाउस। ए अग्री करता है, ए के बारे में बात आ गई, दो पार्टीज भी आ गई। बिल्ड हिज हाउस सिंस दे आर फ्रेंड्स, इन दिस अ कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, कहाँ बना? ना उसने कुछ प्रॉमिस रखा है ना कंसिडरेशन बना है। सो दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो एसेंशियल वैलिडेशंस, फॉलो भी नहीं हुए, बस कहानी खत्म कर दी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उसने बस उसको बोला है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तो बदले में क्या लेगा? कंसिडरेशन है, कब बनेगा वो कुछ बात नहीं हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? लॉफुल ऑब्जेक्ट है, नॉट बाय द लॉ है, अग्रीमेंट भी है, एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है, इसमें सीधा बोला है समथिंग वैल्यू। ठीक है, समथिंग वैल्यू मीन्स उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। एक एडुकेट वैल्यू होगी तो डेफिनेटली वो कंसिडरेशन में नहीं आती है, बस एक कंसिडरेशन वर्ड रखा हुआ है। द राइट्स कंसर्निंग अ कॉन्ट्रैक्ट आर डिसाइडेड बाय, राइट्स कौन डिसाइड करता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपके राइट्स डिसाइडेड नहीं है, सिर्फ पार्टीज डिसाइड करेंगी। पार्टीज उसको ऑफर करती है, पार्टीज ही उसको सब कुछ बताती है। ठीक है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो लॉजिकली है, इसमें आपको अपने कान आंख सब ओपन रखने विद माइंड, जिससे आपको पता चले कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या। ठीक है, this was all about your contract law. So if there is any confusion, any doubts regarding the contract law, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और आपके बहुत बहुत विशेष है कि आप लोग CUET में लॉज के टॉपिक्स को लेके थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। जुडिशरी में आपके सुप्रीम कोर्ट वगैरह आ जाएंगे, बट जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें से बहुत सारे लॉजिक्स और एग्जाम्पल्स के तौर पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।